नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे देसी रजवाड़े क्या थे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजों के शासन के समय भारत में दो प्रकार के राज्य थे। तो दो प्रकार के राज्य का मतलब है, पहले प्रकार के वे राज्य जो सीधे अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में थे, यानी कि वहाँ अंग्रेज जो थे वो खुद शासन करते थे। दूसरे प्रकार के कौन से राज्य थे? जहाँ रजवाड़े हुआ करते थे। रजवाड़े का मतलब वो भारत के ही निवासी थे, भारत के ही राजा थे। ठीक है, जिन पर राजाओं का शासन था, लेकिन ये राजा सीधे अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे। यानी कि थे तो ये राजा, राज्य को चलाने के लिए ये राजा रखे हुए थे अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते थे देसी रजवाड़े, यानी कि ये भारत के ही निवासी थे, अंग्रेजों के अधीन होकर के ये राज्य चलाया करते थे। ठीक है, तो आगे इसमें है, ये रजवाड़े ब्रिटिश कानून के अधीन कार्य करते थे, यानी कि अंग्रेजों के अनुसार ये काम करते थे और ब्रिटिश कानून के अनुसार ही अपने राज्य का शासन चलाते थे। ठीक है, अंग्रेजों के हिसाब से इन्हें सारे काम करने होते थे। हालांकि ये गुलाम थे अंग्रेजों के और भारत के लिए राजा बने हुए थे, है ना। ये भारतीय ही थे और अंग्रेजों ने इन्हें हरा करके, मतलब इनका राज्य अपने अंडर में कर लिया था और इन्हें ही राजा बने रहने दिया था कि तुम हमारे हिसाब से अनुसार राज्य चलाओगे। ठीक है, तो ये देसी रजवाड़े भी आज़ाद हो गए जब अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं। जब भारत को ब्रिटिश शासकों से आज़ादी मिली तो ये देसी रजवाड़े भी आज़ाद हो गए। यानी कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं, भारत को आज़ादी मिल जाती है, तो ये देसी रजवाड़े हैं, ये आज़ाद हो जाते हैं अंग्रेजों से। ठीक है, जिनकी संख्या 565 थी। तो देसी रजवाड़ों की संख्या की बात करी जाए तो 565 थी और ये 552 भारत में शामिल हो गए थे। ठीक है, लेकिन 549 ने भारत में शामिल हो गए थे विलय पत्र के द्वारा, यानी कि अखंड भारत में, लोकतांत्रिक शासन में। लेकिन 3 जो बाद में शामिल होते हैं, जो हैदराबाद वगैरह जूनागढ़ है, ये चाहते थे कि हम राजा बने रहे हमेशा के लिए, हम अखंड भारत में शामिल नहीं होंगे। तो ये हैदराबाद जो है सैनिक कार्रवाई के बाद शामिल होता है, जूनागढ़ जनमत के द्वारा मतलब भारत में शामिल हो जाता है। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान इसके ऊपर अटैक करता है तो जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो जाता है, लेकिन 370 धारा के तहत शामिल होता है। बाद में ये 370 धारा हट जाती है ना। तो ये कहानी है, मैं अभी इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है, हैदराबाद और जूनागढ़ के बारे में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो खोज लिख के आपको मिल जाएगा, ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके, और चैप्टर वाइज मैंने कंप्लीट कराया है। 72 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं इस चैनल पे, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी तो हम सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही देख रहे हैं। ठीक है, तो नीति आयोग है हमारा यहाँ पे, इसके उद्देश्य भी आपको बताना है नीति आयोग के। ठीक है, तो देखते हैं नीति आयोग क्या है। और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? नीति आयोग भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, और इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी कि बहुविकल्प वाला है, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से पूछ लेता है कई बार, नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ठीक है, तो आज जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, पहले इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग का दूसरा नाम क्या था? योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है। ठीक है, जो नीतिगत सुझाव प्रदान करता है, यानी कि भारत सरकार के लिए नीतिगत सुझावों को प्रदान करता है, यानी किस प्रकार की नीतियों को बनाना चाहिए। ठीक है, और भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इस समय वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वही हैं, है ना। उसके बाद है हमारा, इसी में नीति आयोग के उद्देश्य आपसे पूछ रहा था। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला उद्देश्य यही है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, यानी कि वो योजना लागू करना जिससे कि गाँव का विकास हो सके। ठीक है, तो ऐसी योजनाओं को हम बोल सकते हैं ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं। ठीक है, उसी में अगला है हमारा, अगला है समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिनको आर्थिक विकास से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का खतरा हो, यानी कि ऐसे समाज के वर्गों पर भी ध्यान देना जिन्हें आर्थिक विकास से उचित प्रकार से लाभ ना मिल रहा हो। ठीक है, तो उन वर्गों का भी ध्यान देना नीति आयोग का ही काम होता है। ठीक है, उसके बाद से यह उद्देश्य होता है, विकास एजेंडे के क्रियान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, तो यही सब उद्देश्य होते हैं इसके। अगला हमारा इसी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कृषि की एक नई रणनीति के रूप में हरित क्रांति को अपनाया गया था। तो हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक लाई गई नीति थी, है ना। ये कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन था, मतलब हरित क्रांति लाना कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता बीजों के साथ साथ उर्वरक, कीटनाशक एवं बेहतर सिंचाई सुविधा आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई। ये सारी सुविधाएं उचित, जैसे कि खाद हो गई, खाद मतलब उर्वरक, उर्वरक का मतलब होता है खाद। ठीक है, और कीटनाशक का मतलब होता है जो दवाइयाँ हैं कीटों को मारने के लिए फसलों में लगाई जाती हैं, और गुणवत्ता वाले बीज, अच्छे बीज, ये सारी सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध कराई किसानों के लिए। साथ ही किसानों को भरोसा दिलाया कि किसानों की उपज का उचित मूल्य मिलेगा, यानी कि उनकी जो फसल है वो महंगे मूल्य में बिक जाएगी, है ना, सरकार खरीदेगी। तो किसानों को भरोसा भी दिलाया था सरकार ने। ठीक है, ये सभी तत्व हरित क्रांति की शुरुआत का आधार बने, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। मतलब यही सब कुछ हरित क्रांति है। और इसके परिणाम पूछ रहा था, तो हमारे यहाँ पे हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, तुमसे 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक पूछे जा रहे थे, तो पहले हम सकारात्मक पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार से समान रूप से वृद्धि हुई, यानी कि हरित क्रांति से पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, मतलब 3 गुनी ज़्यादा वृद्धि हो गई, इस तरह से लिख सकते हैं। खासकर गेहूं में ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, हरित क्रांति, इस हरित क्रांति ने ही मध्यम श्रेणी के किसानों को जन्म दिया। मध्यम श्रेणी के किसानों ने हरित क्रांति से लाभ उठाते हुए स्वयं को समाज में प्रभावशाली रूप से स्थापित किया, यानी कि जो बीच वाले किसान थे, मध्यम श्रेणी के किसान थे, उन्हें इससे फ़ायदा हो गया, लाभ उनको मिला। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे ये भी पूछ रहा था कि इसके नकारात्मक परिणाम भी बताइए, है ना। तो हेडिंग बनाएंगे हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। आपको पेपर में हेडिंग बना करके ही आंसर लिखना है। ठीक है, मेन बात है लिखेंगे कैसे, तो इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन आपको रेड कलम यूज नहीं करना है पेपर में। ठीक है, आप लिखेंगे सिर्फ हेडिंग बनाएंगे ब्लैक कलम से और ब्लू कलम से लिखेंगे। ठीक है, तो नकारात्मक परिणाम हमारा यहाँ पे है, इस हरित क्रांति का प्रभाव कुछ राज्यों तक सीमित रहा, अर्थात जैसे पंजाब हरियाणा तक ही सीमित रहा, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों, मतलब कुछ जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। ठीक है, आज के किसान अमीर हो गए, मतलब पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र के जो किसान थे अमीर हो गए, अन्य क्षेत्र के किसान कैसे रह गए, गरीब के गरीब रह गए, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ये नकारात्मक प्रभाव था, है ना। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ ही फसलों तक सीमित रहा, जैसे गेहूं तक, है ना। गेहूं की पैदावार बढ़ी, लेकिन अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 28, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई? ठीक है, तो नई कृषि नीति, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आप पेपर में लिखेंगे तो हेडिंग बना करके लिखेंगे, नई कृषि नीति, इस प्रकार से पेपर में हेडिंग बनाएंगे, उत्तर क्रमांक डाल करके। मैं कॉपी को लिखना भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को हिट करके रख लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो खाद्य संकट के दौरान देश में खाद्यान्न का मतलब होता है खाने पीने वाली चीज़ें,
कि समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण सरकार चिंतित थी। यानी कि जब देश के अंदर खाने पीने की चीज़ें कम हो गई तो सरकार बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई थी। इस समस्या के निवारण के लिए यानी कि समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नई कृषि नीति को अपनाने का विचार किया। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। कुछ ज़रूरी नहीं जैसा मैंने लिखा है, अपनी भाषा को बदल सकते हैं, ठीक है। जब देश के अंदर खाने पीने की चीज़ों का संकट उत्पन्न हो गया तो सरकार इस समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में थी और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नई कृषि नीति को अपनाया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना, अपनी भाषा में। उसके बाद लिखेंगे खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ों के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो जाने के कारण अमेरिका द्वारा सरकार पर डाले जा रहे दबाव के चलते सरकार ने नई कृषि नीति अपनाई, है ना। यानी कि खाने पीने की चीज़ें हमें अमेरिका से मंगवानी पड़ रही थी। अमेरिका ने हमारी सरकार पे दबाव डाला कि अपनी व्यवस्था खुद कर लो, हम आपको ये चीज़ें नहीं दे सकते हैं। तो अमेरिका के दबाव के चलते सरकार बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई। तो उसने सोचना पड़ा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनकी पूर्ति हो जाए। तो सरकार ने क्या किया, देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नई कृषि नीति को अपनाया। सरकार ने नई कृषि नीति को अपनाया यानी कि हरित क्रांति वगैरह को, जिससे क्या हुआ, फसलों की पैदावार में वृद्धि हो गई। सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था करवाई, खाद की व्यवस्था करवाई, मतलब उर्वरक कीटनाशक, है ना। तो इसे हमने कहा नई कृषि नीति। जिससे क्या हुआ, किसानों को फ़ायदा हो गया, पैदावार बढ़ गई और खाने पीने की चीज़ें की पूर्ति हो गई, समस्या उत्पन्न नहीं हुई फिर, ठीक है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1951 में ये शुरू होती है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती है। 51 से लेकर के 56 तक चली। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र से ही संबंधित थी, क्योंकि जब देश को आज़ादी मिली थी तो इस समय खाने पीने की चीज़ों के लाले पड़े थे देश में। हमें अमेरिका से मतलब खाने पीने वाली चीज़ें मंगानी पड़ रही थी, यानी कि अनाज मंगाना पड़ रहा था, ठीक है। तो पहली क्रांति जो होती है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है। कृषि क्षेत्र का विकास करना था इसका उद्देश्य, ठीक है। जिसके लिए बांध बनवाए गए, सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, भूमि सुधार पर भी बल दिया गया। कृषि योग्य भूमि जो है बनाई गई नई, है ना। जहाँ कृषि पैदावार नहीं होती थी वहाँ भी मतलब खेतों की जुताई करके वहाँ पे फसलें लगाई गई, जिससे कि मतलब उपज मिल सके, खाने पीने की समस्या ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक्स।